नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, आज से हम अपनी यूपी पुलिस एंड रेलवे मैथ क्लासेस जो है ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हमारा चैप्टर रहेगा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का रहेगा। तो देखिए, यूपी पुलिस एंड रेलवे के ग्रुप डी एंड आपके एलपी एंड टेक्नीशियन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मैथ की कोचिंग्स करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो वो अब हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में रहेगा हमारे चैनल पर और चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक बनता है, सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर संख्या पद्धति। देखिए, आपके चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, कोई भी एग्जाम हो, संख्या पद्धति से संबंधित अक्सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके पिछले यूपी पुलिस के एग्जाम 2013 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। लगभग 11 क्वेश्चंस आए थे संख्या पद्धति में से। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए आखिर उसकी संख्याओं के बारे में, जो यहाँ पर हमें हेल्प करेगी संख्या पद्धति के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या किन को बोलते हैं? देखिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, ये हमारे गिनने के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, वस्तु गिनने के लिए, तो ये 1 से लेके अनंत तक होती है, तो ये हमारी प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, चलिए, अब आता है हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या देखिए क्या होता है। प्राकृत संख्या में यदि हम शून्य को सम्मिलित कर दे तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे कि देखिए, हमारे पास इतनी जो संख्याएं हैं, देखिए यहाँ से लेके अनंत तक, ये प्राकृत संख्या है, लेकिन हमने इसमें 0 को सम्मिलित कर दिया है, तो अब ये हमारे पास बन चुकी हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन चुकी हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या आप समझ चुके हैं। ठीक है, अगर फिर भी समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आता है हमारा पूर्णांक संख्या। देखिए, पूर्णांक संख्या क्या बोलते हैं कि प्राकृत संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर ले तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर प्राकृत संख्याओं में, ये प्राकृत संख्या है, ठीक है, शून्य और ऋणात्मक संख्या को अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं तो ये हमारे पास जो है ये पूरी की पूरी पूर्णांक संख्या बन जाती है। ठीक है, तो इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखिए आता है हमारा सम संख्या। देखिए, वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8 और इस तरह से अनंत तक है। और देखिए, ये जो 2, 6, 4, 6 हैं, ये सभी के सभी जो हैं 2 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारी सम संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा विषम संख्या। देखिए, विषम संख्या किनको बोलते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ठीक है, देखिए आपका 1, 3, 5, 7 और इस तरह से अनंत तक ये हमारी विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती। ठीक है, तो इनको विषम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब आता है आपका अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या किनको बोलते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त, ठीक है, ध्यान से सुनिए, वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो स्वयं व 1 के अतिरिक्त, जो 1 है और वह स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य कहलाती है। जैसे कि देखिए, 2 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा और 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि हमारा 7 है, 7 एक ऐसी संख्या है जो अपने से विभाजित हो सकता है, न कि किसी दूसरी संख्या से, ओनली 1 से हो सकता है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भी अनंत तक होती है। देखिए, उसके बाद आता है हमारा भाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या किनको बोलते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं व 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, जो स्वयं भी और 1 के अतिरिक्त भी अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है। जैसे कि हमारा 4 है, देखिए ये 4 जो है 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, और देखिए जिस तरह से हमारे पास देखिए 6 है, ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 2 से भी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी जो है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या देखिए क्या होती हैं? जो x/y के रूप में होती है। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो x/y के रूप में होती है। ठीक है, देखिए कि आपका जो x और जो y है, ये दोनों पूर्णांक हो,
लेकिन जो ये नीचे का जो y होता है ये कभी शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर शून्य हो जाएगा तो हमारी जो वैल्यू है ऊपर वो अनंत हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा -4 एक परिमेय संख्या है, 3/4 परिमेय संख्या है, ठीक है। और देखिए जैसे कि हमारा 21/2 ये भी परिमेय संख्या है और इसका एक मान आता है, जैसे कि अगर मैं 21 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू आती है 10.5, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्या जो होती है उनका एक निश्चित मान भी आता है, ठीक है, एक निश्चित मान भी आता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि परिमेय संख्या का एक निश्चित मान आता है, ठीक है। तो इस तरह से इनको परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है हमारा अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्या देखिए किसको बोलते हैं, देखिए परिमेय संख्या किनको बोलते हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में न लिखा जा सके उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। जहां देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है p और q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन जो है इनमें से जो q है वही सेम वैल्यू है कि ये जो नीचे का होता है वो शून्य न हो, ठीक है। देखिए जैसे कि हमारे पास ये संख्याएं जो हैं ये जैसे 22/7 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे कि 3.333 और देखिए इनका अनिश्चित मान होता है, ठीक है, इनका कोई भी निश्चित मान नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए संख्या पद्धति से संबंधित जितनी भी संख्याओं के बारे में परिभाषा बनती थी मैंने सब आपको बता दिया। आखिर संख्या पद्धति में कौन सी संख्याओं का उपयोग होगा और उनका कैसी डेफिनेशन है और कैसे उनकी पहचान करनी है, ठीक है। देखिए संख्या पद्धति के कुछ नोट्स भी हमारे पास, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर 5 तरह की नोट्स बनते हैं हमारे संख्याओं से संबंधित, ठीक है। जैसे कि प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। जो प्रथम अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है। और केवल प्रथम अभाज्य संख्या सम होती है, ये ध्यान देने वाली बात है। और जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। देखिए और प्रथम अभाज्य संख्या के अलावा अन्य सभी अभाज्य संख्या विषम है, ठीक है। जो प्रथम अभाज्य संख्या के अलावा जो अन्य सभी अभाज्य संख्या है वो सभी विषम है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। ध्यान दीजिए इस बात को, जो ये संख्या 1 है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। चलिए देखिए अपरिमेय संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए जो अभिपरिमेय संख्या होगी अपरिमेय वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। तो इससे संबंधित जो है हमारा नोट्स था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ओर। तो देखिए यहाँ पर अब आता है विभाजित होने का नियम, ठीक है। संख्या पद्धति में विभाजित होने का नियम भी है। आखिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। आखिर देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या, कुछ इस प्रकार की संख्या जो होती हैं तो हमको पता लगाना होता है कि वो किस संख्या से विभाजित है। तो यहाँ पर उनका नियम बताएंगे, ठीक है। देखिए जो 2 से विभाजित होने का नियम है वो ये है कि यदि किसी संख्या का इकाइकांक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो, ठीक है, वह संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास ये है, जैसे कि 532, ठीक है। तो देख लिए इस संख्या का जो इकाइकांक वो क्या है 2 है, ठीक है। तो ये जो पूरी संख्या जो है ये 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार देख लीजिए 336, तो यहाँ पर देखिए 6 है इकाइकांक। मैंने बोला ना कि अगर किसी संख्या में इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो वह संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 से विभक्त होने का नियम है, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या क्या है 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए हमारे पास, देखिए जितनी भी संख्या हमारे पास दी होगी, जैसे कि हमारे पास संख्या है 216 ये संख्या है, ठीक है। इसके सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग देखिए हमारे पास क्या होता है 603, 9 हो चुका है। तो देखिए 9 जो है ये 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि ये 216 जो है ये 3 से विभाजित है, ठीक है। एक बार चाहे दोबारा से देख लीजिए, 3 से विभक्त होने का नियम यह है कि सभी, यदि आपको कुछ संख्या दी जाए उस संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या जो पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारा 4 से विभक्त होने का नियम, ठीक है। देखिए 4 से विभक्त होने का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से, ठीक है, 4 से विभक्त हो जाए, जैसे कि आपके पास कोई संख्या है जैसे कि 300 फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए 324, ठीक है। तो देखिए 324 का जो इकाई दहाई से प्राप्त जो संख्या बनती है ये 24 बनती है और 24 किससे विभाजित है 4 से, 4 से विभाजित हो जाएगा।
4 6 24, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए हमारा अगला है 5 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 और 0 है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 और 0 है तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 510, 225, तो देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 5, 0 और 5 है, तो ये संख्या जो पूरी क्या है 5 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए 6 का नियम क्या कहता है, ठीक है। 6 का नियम ये कहता है यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या जो पूरी की पूरी 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह से 2 का नियम होता है और 3 का नियम होता है, 2 और 3 का नियम लगाकर यदि वो संख्या कट जाती है तो उसका मतलब यह है कि पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है 216 है, देखिए ध्यान से देखिए 216 को, देखिए 216 के लास्ट में कितना है, 6 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 से विभाजित हो जाएगी। मैंने ऊपर बताया था ना कि अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभक्त होगी, तो उसका मतलब यहाँ पर 2 से विभक्त हो जाएगी, और ठीक है। और इकाई का अंक मैंने बताया था कि अगर 3 का विभक्त के नियम कैसे करते हैं, अगर इनका योग जो है अगर ये 3 से कट जाता है तो उसका मतलब यह है कि 3 से विभक्त होती है, देखिए 3 से विभक्त हो जाती है। तो देखिए 2 और 3 का नियम यहाँ पर लग रहा है, तो उसका मतलब ये है कि 6 से विभक्त हो जाएगी। 216 जो है 6 से कट जाएगा, ठीक है। जैसे कि 6 या 18, ठीक है, और 6 6 36, ठीक है। तो देखिए ये पूरा का पूरा कट चुका है, ठीक है। चलिए देखिए अब 7 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है। देखिए 7 से विभक्त ये कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई को अंक को छोड़कर, ठीक है, किसी संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर, जैसे कि हमारे पास 343 है, के इकाई के अंक को छोड़कर, ठीक है, शेष बची संख्या में से, ठीक है, शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का दुगना अगर घटा दे और प्राप्त जो संख्या होगी अगर वह 7 से विभाजित हो जाती है तो वह 7 से पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। देखिए हमारे पास 28 आया है तो ये पूरा का पूरा 7 से विभाजित हो जाएगा। 343 जो है ये 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 का नियम ये कहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद एग्जांपल देखिए, अगर 8 से विभाजित होने का नियम पूछा जाए, देखिए 8 से विभक्त होने का नियम क्या है। 8 से विभक्त होने का नियम सेम है बिल्कुल जैसे 4 का था, जो 4 से विभक्त होने का नियम था वही सेम आपके 8 का है, ठीक है। किसी संख्या के सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभक्त हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमारा 528 है, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है 8 से विभक्त हो जाएगा, ठीक है। 8 का नियम यही कहता है, ठीक है। चलिए देखिए 9 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास 576 है, तो 576 का देखिए अंकों अगर हम योग करते हैं तो हमारे पास आता है 12 और 6 कितना होता है 18। तो देखिए 18 जो है 9 से विभक्त है 2 बार, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि पूरी संख्या जो है 9 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए 10 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है, ठीक है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि शून्य हो, किसी संख्या के इकाई का अंक यदि शून्य हो तो वह संख्या जो है 10 से विभक्त हो जाएगी। देखिए जैसे कि हमारे पास 540, 220 है, इनका इकाई का अंक 0 है, तो ये पूरी संख्या जो है आपके 10 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए 10 का नियम भी हो चुका है, अब आता है हमारा 11 से विभाजित होने का नियम, ठीक है। देखिए 11 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर, ठीक है, यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का कोई गुणज हो तो वह संख्या जो क्या है 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 0 हो और या फिर 11 का गुणज हो, ठीक है, तो वह संख्या क्या है पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारे पास एक संख्या आती है 1331, ठीक है। तो देखिए ये 1 स्थान, ये 2 स्थान, ये 3 स्थान, ये 4 स्थान, तो देखिए सम स्थान यहाँ पर कौन सा है, ये वाला सम स्थान है। तो देखिए इनका अंकों का योग कितना बनता है हमारे पास, इसका और इसका, ठीक है। तो 3 + 1, ठीक है। और विषम स्थान देखिए इसका है 1 वाला और ये 3 वाला, तो 1 और 3 कितने हो गए 4 हो गए, तो इसमें से घटा देंगे तो 4 - 4 = हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर 0 आ जाए या फिर 11 का गुणा आ जाए तो वो 11 से विभाजित होगी। तो हमारे पास 0 प्राप्त हो चुका है, तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास 1331 संख्या है वो 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये थे हमारे विभाजित होने का नियम, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो कल आएगा, ठीक है।
तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही, ठीक। तो इसके और जो टॉपिक बचे हैं हमारे संख्या पद्धति के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आखिर हम क्या इसमें और सुधार करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।